नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों और आतंकवाद के मुकाबले के लिए गंभीर कदम उठाने का आह्वान किया। भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। यूपीआई ने पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के रिकॉर्ड 9 अरब लेन-देन का आंकड़ा पार किया। हॉकी में ओमान में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जूनियर एशिया कप चौथी बार जीता और लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज ने बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रिक्स के सदस्य देशों का आह्वान किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अन्य बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों को आगे बढ़ाने में अपनी गंभीरता का वो परिचय दें। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में कल ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों के बारे में 2 दशकों से मांग की जा रही है, लेकिन लगातार निराशा हाथ लग रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज के वैश्विक वातावरण की मांग है कि ब्रिक्स समूह समकालीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से रचनात्मक और सामूहिक दृष्टिकोण अपनाए। उन्होंने कहा कि इस बैठक से यह कड़ा संदेश जाना चाहिए कि दुनिया बहुध्रुवीय है और उसका संतुलन बदल रहा है, इसलिए नई परिस्थितियों का सामना पुराने तरीकों से नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और सभी देशों को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और इसके प्रचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करना होगा और किसी भी परिस्थिति में ऐसी गतिविधियों को माफ नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज जो भी समस्याएं हैं उनका मुख्य कारण आर्थिक केंद्रीकरण के है, जिसमें कई देशों को कुछ एक देशों के दया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि चाहे उत्पादन हो, संसाधन हो, सेवाएं हो या संपर्क, इनका विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का ब्रिक्स देशों से अनुरोध है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष रूप से विचार करें, क्योंकि यह राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए आवश्यक है। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेकपोस्ट विकसित करने, पनबिजली परियोजनाओं और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के बीच दिल्ली में हुई शिष्टमंडल वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, अवसंरचना, शिक्षा और संपर्क को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिस्टर सिटी समझौते और वित्तीय संपर्क में सुधार से दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंध को और मजबूत करेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड आज 2 दिन की यात्रा पर मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर हवाई अड्डे पर श्री प्रचंड का स्वागत करेंगे। एक रिपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इंदौर पहुंचने के बाद उज्जैन जाएंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। श्री प्रचंड इंदौर में स्वच्छता अभियान की जानकारी लेने के साथ साथ ठोस अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के कार्यों का जायजा लेंगे। इंदौर स्वच्छता के मामले में 6 साल से देश में पहले स्थान पर है। श्री प्रचंड कल इंदौर में टीसीएस और इन्फोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड के सम्मान में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पर केंद्रित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के लोगों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की मजबूती से रक्षा करेगी। श्री शाह कल इम्फाल में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता राज्य में सामान्य स्थिति और सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करना है। केंद्रीय मंत्री ने हाल की हिंसक घटना में मारे गए लोगों के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की। भीड़ के हमले में घायल हुए लोगों और प्रभावित परिवारों के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा बहुत जल्द राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।
इस बीच संघ लोक सेवा आयोग ने 2 जुलाई को होने वाली प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और भविष्य निधि सहायक आयुक्त परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया है। ये केंद्र मिजोरम में आइजॉल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलांग, असम में दिसपुर और जोरहाट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दिल्ली हैं। असम के सिलचर में असम केंद्रीय विश्वविद्यालय बांग्लादेश के 4 विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियां आयोजित करेगा। असम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंत के नेतृत्व में विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधिमंडल कल बांग्लादेशी विश्वविद्यालयों के साथ प्रारंभिक चर्चा के बाद वापस लौटा। प्रोफेसर पंत ने बताया कि असम विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति और भारत सरकार की पूर्वी देशों के प्रति वरीयता की नीति को लागू करने के कदम उठा रहा है। We could visit 4 big universities of Bangladesh. The idea was to explore the possibility of working together, doing some research together, going for some faculty exchange programs, student exchange programs. They have also expressed interest in sending their people to our university for PhD. So we got very good response from Uttaraya University as well as from Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman University. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि सभी का कर्तव्य है कि अपनी प्राचीन परंपरा को याद रखें और सभी विविधताओं को समाहित करने वाली भारतीय संस्कृति को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही विविधताओं में समन्वय की संस्कृति रही है। डॉक्टर भागवत कल नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार स्मारक स्मृति मंदिर में संघ के 3य वर्ष के संघ शिक्षा प्रशिक्षण समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर भागवत ने कहा कि भारत ने आर्थिक संकट और कोरोना महामारी में सबसे अच्छा काम किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कल ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल प्रक्षेपण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये मिसाइल बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। प्रशिक्षण के लिए किया गया ये प्रक्षेपण सभी तकनीक और संचालन मानदंडों पर खरा रहा। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई के माध्यम से पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 9 अरब लेनदेन हुए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के अनुसार मई 2023 में 9 अरब 41 करोड़ के यूपीआई के माध्यम से लेनदेन हुआ। वक्तव्य में बताया गया कि यूपीआई से इस साल जनवरी महीने में 8 अरब लेनदेन हुआ, फरवरी में 7.5 अरब, मार्च में 8 अरब 70 करोड़ और अप्रैल में 8 अरब 79 करोड़ लेनदेन हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 में यूपीआई के माध्यम से 139 लाख करोड़ रुपए के कुल 83 अरब लेनदेन हुआ। भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली यूपीआई वर्ष 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से ही विश्वसनीय भुगतान प्रणाली बनी हुई है और ये अब विश्व स्तर पर स्वीकार्य भुगतान प्रणाली बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं भारतीय सेनाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की। अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। यह तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एक नए युग के शुरुआत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत
थल सेना, नौसेना और वायुसेना में नामांकित किया जाता है। सशस्त्र बलों द्वारा समय समय पर घोषित की गई संगठनात्मक आवश्यकता और नीतियों के आधार पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। युवाओं को देश की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का यह एक अनूठा अवसर है। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों को उच्च तकनीक से लैस और अति आधुनिक दृष्टिकोण की युवा शक्ति के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैन्य बल बनाने में कार्य कर रही है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज हैदराबाद में ऐतिहासिक गोलकोंडा किले पर विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ करेंगे। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शाम को किया जाएगा। ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ मनाया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि तेलंगाना राज्य का 10वां स्थापना दिवस समारोह आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है। मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया है कि यह आयोजन राज्य की स्थापना के लिए चले आंदोलन में शहीद हुए लोगों की विरासत को सम्मान देने और राज्य की समृद्ध संस्कृति का उत्सव मनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। भारत ने चौथी बार पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब जीत लिया है। कल रात ओमान के सलाला में फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश बन गया है। भारत की ओर से अंगद बीर सिंह और अरिजीत सिंह हुंदल ने गोल किया। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल बशारत अली ने किया। इससे पहले पूल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 1-1 से बराबर रहा था। भारत ने सेमीफाइनल में कोरिया को 9-1 से और पाकिस्तान ने मलेशिया को 6-2 से हराया। शीर्ष भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज ने बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल लक्ष्य सेन ने चौथी वरीयता प्राप्त चीन के ली शी फेंग को हराया। किरण जॉर्ज ने दुनिया के 26वें नंबर के खिलाड़ी चीन के वेंग होंग यांग को पराजित किया। आज क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला मलेशिया के लियोंग जुनहाउ से होगा। किरण जॉर्ज क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के तोमा जूनियर पोपोव का सामना करेंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तापमान 22 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री रहने की उम्मीद है। कोलकाता और चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री रहेगा। हैदराबाद में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के बीच हुई शिखर वार्ता के समाचार सभी अखबारों ने प्रथम पृष्ठ पर दिए हैं। जनसत्ता की सुर्खी है, रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देंगे भारत नेपाल। दैनिक जागरण लिखता है, नेपाली समकक्ष प्रचंड संग पीएम की वार्ता, 7 समझौतों पर सहमति। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, रेल और जल नेटवर्क से जुड़ेंगे भारत नेपाल। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा की अलग अलग न्यायिक और सीबीआई जांच का ऐलान किया। देशबंधु की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, हिंसा की जांच, न्यायिक आयोग से हथियार लौटाने का अल्टीमेटम। सभी अखबारों ने मौसम के मिजाज पर भी समाचार प्रकाशित किए हैं। हिन्दुस्तान लिखता है, सप्ताह भर बादल छाए रहेंगे, गर्मी से राहत के आसार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दिल्ली में जून की भी शुरुआत हुई सुहाने मौसम के साथ। नवभारत टाइम्स ने तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का समाचार प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, जून की ठंडी शुरुआत, अब लू के लिए हो जाएं तैयार। छात्रों के सिर से पढ़ाई का बोझ कम किया, 10वीं की साइंस बुक से पीरियोडिक टेबल हटाई। पंजाब केसरी सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। वंदे भारत एक्सप्रेस से जल्द जुड़े जाएंगे सभी राज्य। अब तक 36 वंदे भारत सेवाएं संचालित। स्पीड, सेफ्टी और सर्विस इस ट्रेन की पहचान, लोक सत्य ने तैयारी शीर्षक से प्रथम पृष्ठ पर दी है। नींद की क्वालिटी प्रभावित करता है जंक फूड, इसका याददाश्त और इम्यूनिटी पर पड़ता है असर, दैनिक भास्कर की खबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्रिक्स देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों और आतंकवाद के मुकाबले के लिए गंभीर कदम उठाने का आह्वान किया। भारत ने अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया।
यूपीआई ने पिछले महीने 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के रिकॉर्ड 9 अरब लेन-देन का आंकड़ा पार किया। हॉकी में ओमान में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुषों का जूनियर एशिया कप चौथी बार जीता और लक्ष्य सेन और किरण जॉर्ज ने बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।